निशिकांत दुबे की शिकायत पर निशिकांत दुबे ने भी कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर हुई है। देखिए, ये संसद की एक कमेटी की रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन फिर संसद के अंदर जाएगी, संसद में इस पर चर्चा होगी, फिर संसद में देखा जाएगा कि रिपोर्ट जो है अडॉप्ट होती है नहीं होती है, फिर ये स्पीकर के पास जाएगी। तो अभी एक लंबी जो है जर्नी, यात्रा जो है इस तथाकथित रिपोर्ट को तय करनी है। मैंने अखबार में पढ़ा कि उस रिपोर्ट में कहा गया कि एक सांसद ने कमेटी के मामले को लीक कर दिया, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। पर आज तो पूरी की पूरी कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने कमेटी की रिपोर्ट लीक कर दी? क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये मेरा सवाल है। लेकिन इस कार्रवाई यहाँ पर भी जैसे वो उनका कहना है कि जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का स्वागत है, मेरे शूज काउंट कर सकते सीबीआई मेरे घर पे आके। देखिए, मैं क्योंकि एथिक्स कमेटी एक संसदीय समिति है, तो मैं संसदीय परंपराओं के कारण एक संसदीय कमेटी का पूरा का पूरा आदर करूंगा, चाहे उस कमेटी में कोई भी हो। मगर जिस तरीके से सीबीआई के बारे में कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब महुआ मोइत्रा की कंप्लेंट की जा रही है, ये सब है, इसके अंदर क्या सच है क्या झूठ है ये अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। कि एजेंसियां भी लगातार जो हैं, जो अपोजिशन की तरफ से बोलता है उसके ऊपर जो है कार्रवाई एजेंसियों के द्वारा देखी जाती है। तो आज एजेंसियों के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि किसी को नहीं पता कि कौन सी एजेंसी सही में काम कर रही है या कौन सी एजेंसी द्वेष के कारण काम कर रही है। एक दूसरा मुद्दा ब्लैक मामले में उनके खिलाफ कुछ आरोप लगा है, उसपे जो आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईडी एक इलेक्शन टूल बन के रह गया है और चुनाव आयोग को इसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए कि चुनावी समय में सब न करें। देखिए, सारा देश देख रहा है कि जहां जहां पे भी चुनाव होते हैं या राजनीतिक कारण होते हैं, वहां पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए का दुरुपयोग साफ देखा जा रहा है। क्या ये संभव है? मैं भी दिल्ली में हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को और वो क्या कर रहे हैं वो जान रहा हूं, क्योंकि मैं इस समाज में ही रहता हूं। ये कैसे संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री जो है ईडी के छापों का शिकार नहीं हो रहा? क्या मैं नहीं जानता उन लोगों को? और क्या कारण है कि जो लोग ईडी और सीबीआई के शिकार थे, जब उन्होंने पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उनके मामले ठंडे हो गए। तो ये तो बहुत साफ देखा जा रहा है कि इन एजेंसियों का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीतिक तौर पे जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे इन एजेंसियों की गरिमा बहुत घटी है। इनके अंदर काम करने वाले अफसरों के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक दूसरा मुद्दा है नीतीश कुमार, जो उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया, खासकर उनका कहना था सेक्स एजुकेशन को लेकर वो बात कर रहे थे लेकिन गलत तरीके से, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। उस पर कल प्रधानमंत्री ने सवाल किया। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में चुनावी सभा में थे, उन्होंने कहा कि घमंडिया अलायंस के एक नेता है नीतीश कुमार, उन्होंने जिस तरह महिलाओं का अपमान किया और इस पे इंडी गठबंधन के सारे लोग चुप्पी साध गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। देखिए, महीनों तक देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बैठी रही कि इसने उनकी इज्जत पर हाथ डाला, और एक नहीं कईयों की इज्जत पे हाथ डाला। प्रधानमंत्री जी का बयान मैंने नहीं सुना, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान मैंने नहीं सुना, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की कार्रवाई के बारे में मुझे आज तक नहीं पता। और वो बृजभूषण शरण सिंह आज भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और हो सकता है दोबारा टिकट भी उनको दिया जाए। जहां तक नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उसके बयान में दो चीजें हैं। एक होती है इंटेंशन, एक होता है शब्दों का चुनाव। मुझे लगता है कि उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि
किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना या किसी महिला को हैरेस करना अपनी बातों को कह के। मगर शब्दों का चुनाव जो है वो बहुत कम देखा गया है कि नीतीश कुमार जी गलत करें। मगर कभी कभी मैं समझता हूं कि शब्दों का चुनाव जो है आदमी का गलत हो जाता है और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। अगर उनकी इंटेंशन खराब होती, वो किसी महिला को कलर्ड रिमार्क्स किसी सेक्सुअल फेवर के कारण या कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के कारण कर रहे होते, तो वो बृजभूषण शरण सिंह की कैटेगरी में आते, तो उनसे सवाल बनते। मगर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल क्यों नहीं किया गया? क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उस पर आज तक चुप है? क्यों उन बच्चियों की एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? ये बड़े प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिनका जवाब देना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी उनके यहाँ आज उनको ईडी ने पूछताछ के लिए आज बुलाया है कोलकाता में, ईडी पे समझते हैं पूछताछ के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक लोगों को आप इस तरीके से पचड़ों में फंसा लीजिए कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न बोल पाएं न सवाल कर पाएं, ये एक मोडस ऑपरेंडी पे काम चल रहा है। अंततः अपोजिशन लीडर एक्विट होगा तो कई सालों बाद एक्विटल होगा उसका, मगर तब तक आप उसको मुकदमों के अंदर फंसा के रखें, एजेंसियों के अंदर फंसा के रखें, उसका पूरा दिन जो है इन एजेंसियों, मुकदमों, अदालतों, वकीलों के अंदर जो निकल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के कारण वो हर अपोजिशन लीडर को इस तरीके के मुकदमों के अंदर जो है फंसा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने अंदर से एक ट्वीट किया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर है और उस पर लिखा गया है कि दोनों के संबंधों को एक तरह से बताया गया कि मैं प्रधानमंत्री अडानी को मालिक बताया गया, प्रधानमंत्री के लिए नौकर शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, मैंने कोई इस तरीके का अभी तक पोस्ट तो देखा नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से गौतम अडानी के पूरे ग्रुप का राइज हुआ है, जहाँ देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है, बिजनेस भी कोई बहुत अच्छे एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पे अगर एक उद्योगपति के इतना राइज के पीछे कारण देखा जाए तो कारण सिर्फ ये दिखता है कि वो केंद्र सरकार के नजदीक है और इस बात को केंद्र सरकार कभी डिनाई भी नहीं कर रही है। तो लोगों के मन में सवाल तो है कि क्यों एक उद्योगपति घराने को इतना फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब एक ताजा मामला जो प्रदूषण को लेकर में लगातार प्रदूषण एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, गंभीर स्थिति है। आज जो आपके पर्यावरण मंत्री उन्होंने सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है, आप ताजा हालात को कैसे देखते हैं? अभी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है। देखिए, दिल्ली की एक जियोलॉजिकल पोजीशन ऐसी है कि दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के कई बड़े शहर जो हैं प्रदूषण से साल के इस समय में ग्रसित रहते हैं, सीवियर तक जो है AQI पहुंचती है। वो हाल आगरा का भी है, लखनऊ का भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, सब जगह ये हाल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब जगह यही हाल है। अब उसका तरीका एक तरीके से ये निकाला जा सकता है कि आप एक आर्टिफिशियल बारिश करा दें दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, और जितना भी ये जो धुआं सस्पेंडेड है हमारे पूरे वातावरण के अंदर, वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाए और हवा साफ हो जाए। तो IIT कानपुर के जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमारी कल मीटिंग हुई है और उनके साथ MOU सरकार साइन करेगी और हम कोर्ट के सामने भी उस चीज़ को रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी उसके अंदर सहमति बन जाए तो इसको बहुत जल्दी सरकार कराना चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ये एक बड़ी कारगर जो है तकनीक हमारे सामने आ जाएगी, जिसके अंदर जो है हवा को साफ भी किया जा सकेगा। और कई बार आप ये समझिए कि अगर ये संभव हो जाएगा तो कई बार किसानों को भी बारिश की ज़रूरत पड़ती है, किसानों को कई बार सूखा झेलना पड़ता है, तो उस तरीके के मामलों में भी कुछ जो है राहत मिल जाएगी। जी, लेकिन ये आपने समाधान की बात करी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पे जो बीजेपी है वो पंजाब को लेकर सवाल उठा रही है कि पंजाब में लगातार पराली जल रहा है और अभी जो सीवियर स्थिति है उसके बावजूद उसकी घटना कम नहीं हो रही है, लगातार। देखिए, मैं तो डेटा की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो डेटा पे बात नहीं करते हैं, वो उलझुलूल बात करते हैं।
ये डेटा आज कई अखबारों में छपा है, एक दो टीवी चैनल्स पे छपा है कि पिछले 3 सालों में खासतौर पे 21 से 22 और 22 से 23 के अंदर पराली की जो टोटल घटनाएं हैं उनमें भारी कमी आई है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो पिछले साल 117% पराली जलाने के मामलों में कमी आई है और इस साल जो है करीब 50-60% जो है पराली को के मामलों में जो है कमी आई है। तो ये तो डेटा है। और एक सरकार, एक नई सरकार है, वो ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कह रही है। कल पंजाब की सरकार ने परसों सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दर्ज किया है कि भाई किसानों को हमको वो मशीनरी देनी पड़ेगी ताकि वो पराली ना जलाएं। अब उस मशीनरी के अंदर 20-25% सब्सिडी के कारण किसान उसको नहीं खरीद रहे हैं। आपको उनको ये जो है 100% सब्सिडी देनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि दिल्ली सरकार 25% सब्सिडी दे दे, पंजाब सरकार 25% दे दे, 25% दिल्ली, 25% पंजाब और 50% केंद्र सरकार सब्सिडी दे दे। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र को जो है इसमें एतराज होना चाहिए। हम देने के लिए तैयार हैं, दिल्ली की तरफ से, पंजाब देने के लिए तैयार है। केंद्र अगर दे दे तो किसानों को जो है वो मुफ्त में जो है वो वाला जो है हैप्पी सीडर होते हैं और जो तमाम मशीनरी चाहिए पराली को ना जलाने के लिए वो आप किसानों को मुफ्त में मुहैया करा देंगे तो ये मामला जो है अगले साल से खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले था भी जो ये कई सालों से ये कोशिश चल रही है। अमरिंदर सिंह जी के ज़माने से कोशिश चल रही है। अमरिंदर सिंह साहब भी ये कह रहे थे कि केंद्र जो है इसके अंदर सब्सिडी दे। होता क्या है कि जब अब प्रदूषण हो रहा है, अब तो बड़ा शोर मच रहा है, मगर 2 महीने बाद मगर मैं ये बात करूंगा कि साहब केंद्र सरकार सब्सिडी दे तो कोई सुनेगा भी नहीं, ये कोई छपेगा भी नहीं, कोई ये टीवी पे भी नहीं चलेगा। आज ही चल रहा है और आज ही हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर कोई ऑर्डर दे दे, कोई राह निकाल दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें राह निकाल सकता है। हमारी केंद्र नहीं सुनेगा, पंजाब की केंद्र नहीं सुनेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट अगर तीनों चारों राज्यों को बिठा के कोई फैसला करेगा तो सब उसका सम्मान करेंगे।